आप सबका मेरे चैनल किरण एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं जैव प्रक्रम परिवहन के अंतर्गत पौधों में होने वाले परिवहन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो पौधे में परिवहन किस तरह से होते हैं ये हम देखें। पौधे जो सरल एक कोशिकीय रूप में होते हैं, जैसे सवाल है, सरल एक कोशिकीय होते हैं, उनमें परिवहन की क्रिया विसरण द्वारा होती है। किस क्रिया द्वारा होती है? विसरण द्वारा। यानी रीस के प्रत्येक कोशिका में वो चला जाता है जल या खनिज लवण। जबकि सरल बहुकोशिकीय पौधों में जैसे शैवाल में भी विसरण क्रिया द्वारा ही परिवहन होती है। अब हम देखें जटिल बहुकोशिकीय पौधों में विसरण की क्रिया कैसे होती है। ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके अंतर्गत नोट्स बनाने में भी सुविधा होगी और हमें समझाने में भी। तो एक एक करके सबके बारे में। अब जटिल बहुकोशिकीय पौधों में परिवहन की क्रिया कैसे होती है। जटिल बहुकोशिकीय पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पत्तियों में होता है, जबकि और उसको पहुंचाना होता है पर पौधे के प्रत्येक भाग तक। जबकि जड़ द्वारा जल का अवशोषण होता है और उसे ऊपर तक पहुंचाना होता है। तो भोज्य पदार्थ और जल का परिवहन के लिए क्या है? जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जटिल संवहन ऊतक होता है जो जल और भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं। तो संवहन ऊतक का एक है जाइलम, यानी संवहन ऊतक पौधों में दो हैं। नंबर 1 जाइलम, नंबर 2 फ्लोएम। तो पहले हम जाइलम के बारे में जानें। जाइलम एक जटिल संवहन ऊतक है जो 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना है। वाहिका, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु एवं जाइलम पैरेन्काइमा। इन चारों ऊतकों में वाहिका इस तरह के लंबे बेलनाकार ऊतक हैं जो एक दूसरे के ऊपर जुड़कर लंबी लंबी रचना बनाते हैं, जो एक नली के रूप में होता है जिससे जल का परिवहन होता है। यानी जाइलम द्वारा किसका परिवहन होता है? जल एवं खनिज लवण का। जल एवं खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और जाइलम की वाहिकाएं ही आपस में जुड़कर लंबी लंबी नलिका बनाती है। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट ऊतक है फ्लोएम। ये भी जटिल संवहन ऊतक है जो 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना है। फ्लोएम के लिए देखते हैं। फ्लोएम के द्वारा किसका परिवहन होता है? भोज्य पदार्थ का। जाइलम के द्वारा जैसे जल, फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। यह भी 4 प्रकार के भोज्य पदार्थ का परिवहन होता है। यह भी 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना है। चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इसीलिए जाइलम और फ्लोएम को जटिल संवहन ऊतक कहा जाता है, क्योंकि एक प्रकार के ऊतक से नहीं बल्कि यह 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। फ्लोएम की चालनी नलिका भी आपस में जुड़कर लंबी लंबी नलिका बनाती है जो जाइलम के वाहिका के समांतर होती है और ये
भोज्य पदार्थ का परिवहन करने का काम करती है। अब हम देखें जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो एक तरफ जाइलम और दूसरे तरफ फ्लोएम। जाइलम के ऊतक मृत होते हैं जबकि फ्लोएम के ऊतक जीवित होते हैं। जाइलम में परिवहन नीचे से ऊपर की ओर एक दिशीय परिवहन। जाइलम के द्वारा परिवहन एक दिशीय होता है जबकि फ्लोएम के द्वारा द्विदिशीय। अब ये द्विदिशीय वर्ड क्या है इसको समझाएं। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है, जल एवं खनिज लवण। जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता है जबकि फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थ का परिवहन होता है। शब्द आया एक दिशीय और द्विदिशीय, इसको समझा। एक दिशीय का मतलब एक ही दिशा में। तो जाइलम जल का परिवहन केवल और केवल नीचे से ऊपर की ओर करता है जबकि फ्लोएम द्वारा परिवहन पत्तियों से जड़ तक नीचे की ओर और कभी कभी ऊपर की ओर होता है। अब कहेंगे कि कब ऊपर की ओर होगा? पतझड़ के समय में जब पेड़ की पत्तियां नहीं रहती है तो उस समय पौधे के तना या जड़ विभिन्न भागों में संचित भोज्य पदार्थ का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसी कारण जाइलम को एक दिशीय परिवहन और फ्लोएम को द्विदिशीय परिवहन के लिए ऊतक कहा जाता है। अब पौधों में परिवहन की क्रियाविधि कैसे होती है? पौधों में परिवहन, तो पौधों में परिवहन के क्रियाविधि के लिए दो शब्द हैं जिसके कारण परिवहन होती है। नंबर फर्स्ट, बाष्पोत्सर्जन। यानी परिवहन की क्रिया बाष्पोत्सर्जन और स्थानांतर, इन्हीं दो क्रियाओं का मिला जुला रूप है। तो सबसे पहले बाष्पोत्सर्जन के बारे में। पौधे के वायवीय भागों से यानी पत्ती के रंध्रों से, पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन की क्रिया को वाष्प के रूप में ऐसे बाष्पोत्सर्जन, जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहेंगे? बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यानी पौधे के वायवीय भाग पत्तियों में स्थित रंध्र द्वारा जल का उत्सर्जन कहलाया बाष्पोत्सर्जन। अब हम देखें कि बाष्पोत्सर्जन में कितना जल का उत्सर्जन होता है। जड़ द्वारा पौधे जो जल ग्रहण करते हैं ऊपर तक पहुंचाते हैं, इस जल का 90% भाग, बाष्पोत्सर्जन में कितना भाग? 90% भाग पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा वाष्प के रूप में निकाल देते हैं जबकि केवल 10% भाग ही पौधे अपने उपयोगी कामों के लिए उपयोग में लाते हैं। तो ये हुआ बाष्पोत्सर्जन। अब हम देखें बाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि क्या है। आखिर बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती कैसे है? तो चूंकि क्रियाविधि इसकी क्या है, चूंकि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों में होती है तो पत्तियों में स्थित स्टोमाटा की कोशिकाओं में परासरणी दाब बहुत अधिक होता है, जबकि पत्तियों में परासरणी दाब, रंध्र के कोशिकाओं के पास परासरणी दाब अधिक होता है, जबकि जाइलम की कोशिकाओं के पास परासरणी दाब कम होता है। जाइलम की कोशिकाओं के पास परासरणी दाब कम होता है। इसी अंतर के कारण जल
जाइलम से पत्तियों तक बढ़ जाते हैं और एक जल स्तंभ का निर्माण करते हैं। से भी जल के अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है और ये अणु एक दूसरे से टूटते नहीं बल्कि एक सतत स्तंभ का निर्माण करते हैं। तो जैसे ही बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल बाहर निकल जाता है, जल के दूसरे अणु उस खाली स्थान को भरने के लिए जाइलम से पत्तियों तक पहुंच जाते हैं और जल की एक अक्षुण्ण धारा बनाते हैं, सतत धारा बनाते हैं। जब तक बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ये सतत स्तंभ बना रहता है, जल का धारा टूटता नहीं है और जल जड़ से पत्ती तक लगातार प्रवाहित होता रहता है। अब बाष्पोत्सर्जन, ये हुआ बाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि कि किस तरह से जल जड़ से पत्ती तक पहुंचता है। तो पत्तियों से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई उस खाली जगह को भरने के लिए। अब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे हुई? क्योंकि पत्तियों के रंध्र में परासरणी दाब अधिक और जाइलम में परासरणी दाब कम होता है, तो ये एक सतत अक्षुण्ण स्तंभ बनाते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं और इस तरह से ये धारा जड़ से लेकर पत्ती तक बनी रहती है। अब हम देखें बाष्पोत्सर्जन से पौधों को क्या लाभ होता है। बाष्पोत्सर्जन से होने वाले लाभ, सबसे पहला लाभ तो ये है कि जड़ से पत्ती तक जल की एक अक्षुण्ण धारा, सतत धारा बनी रहती है। इस धारा का बना रहना केवल और केवल बाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। यानी ऊंचे ऊंचे वृक्षों में पानी का चढ़ना, इसके लिए एक और है आसंजन और ससंजन वन, वो अगले कक्षाओं में। लेकिन बाष्पोत्सर्जन के कारण ही पानी उतनी ऊंचाई तक पहुंच पा रही है। और है इसके अलावा खनिज लवणों का अवशोषण भी इसी बाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। अगला, फल का खट्टा या मीठा होना भी बाष्पोत्सर्जन के कारण ही होता है। अगर जो फल सीधे सूर्य प्रकाश की ओर होते हैं वो ज़्यादा मीठे होते हैं, क्योंकि उनमें बाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होने से उसकी सांद्रता अधिक हो जाती है। इसके अलावा पौधे अपने ताप क्रम संतुलन को बाष्पोत्सर्जन के कारण ही बनाए रखते हैं, यानी अधिक गर्मी या अधिक ठंडा में भी अपने को बचाए रखते हैं। तो इसका एकमात्र कारण है बाष्पोत्सर्जन। अब अगला हम देखें जल और खनिज लवणों का अवशोषण कैसे होता है पौधों में। तो बारी बारी से पहले देखें जल का अवशोषण। जल का अवशोषण, जल का अवशोषण जड़ द्वारा होता है। जड़ में स्थित मूल रोम, यानी जड़ के जो रोम होते हैं उसे हम कहेंगे मूल रोम। जड़ से निकले हुए पतले पतले रोम को मूल रोम कहा जाता है। तो जड़ के मूल रोम की कोशिकाओं में सांद्रता अधिक होती है, जबकि जल की सांद्रता उसकी तुलना में कम होती है। तो ये जल विसरण के द्वारा जल की मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। अब मूल रोम की कोशिकाएं एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह से एक दूसरे को देते जाती हैं, क्योंकि कोशिकाओं में सांद्रता अधिक और ये जल अवशोषण के कारण की सांद्रता घटती जाती है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जल ऊपर की ओर बढ़ते जाता है। इससे जल में एक दाब उत्पन्न होता है जिसे मूल दाब कहते हैं। जड़ में उत्पन्न दाब को मूल दाब कहा जाता है और मूल दाब के कारण पौधे में कुछ ऊंचाई तक जल चढ़ जाता है। यानी कुछ ऊंचाई तक जल तो सभी पौधों में पहुंच जाएगा, लेकिन बहुत ऊंचाई तक तो उसके लिए बाष्पोत्सर्जन हुआ। तो मूल दाब के कारण जल कुछ ऊंचाई तक पहुंच जाता है। अब देखें खनिज लवण, तो जल का अवशोषण हुआ, खनिज लवण का अवशोषण कैसे होता है। जल के साथ ही खनिज लवण भी होते हैं, लेकिन
खनिज लवण का अवशोषण आयन के रूप में होता है। पौधों के लिए जरूरी खनिज हैं फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये इनका अवशोषण आयन के रूप में होता है। तो इस तरह से पौधों में हालांकि होता है जड़ के द्वारा ही, लेकिन आयन के रूप में। तो इस तरह से पौधों में जल का अवशोषण, खनिज लवण का अवशोषण हो गया। अब हम आगे देखें स्थानांतरण, ये क्या होता है। अगला पॉइंट जो पौधों में जल के परिवहन के लिए बहुत आवश्यक है, पहला हुआ बाष्पोत्सर्जन, दूसरा है स्थानांतरण। स्थानांतरण क्रिया में क्या होती है? भोज्य पदार्थों का प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोज्य पदार्थों का पत्तियों के ऊपरी भाग से जड़ तक पहुंचाने की क्रिया को, जल तक परिवहन की क्रिया को कहते हैं स्थानांतरण। और स्थानांतरण की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो ये क्रिया फ्लोएम द्वारा होती है। स्थानांतरण की क्रिया किसके द्वारा होती है? फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को घुलित रूप में ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं। और इसमें वही बताया कि फ्लोएम द्वारा परिवहन द्विरीय से होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर आया और पतझड़ के समय में नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। इस तरह से फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि जाइलम द्वारा जल और खनिज लवण के स्थानांतरण के लिए मूल दाब और बाष्पोत्सर्जन, यही दो भौतिक बल लगते हैं और स्थानांतरण में ऊर्जा खर्च होती है। तो इस तरह से पौधों में परिवहन की क्रिया होती है। जल का परिवहन जाइलम के द्वारा और खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ओके, अगले वीडियो में उत्सर्जन के बारे में